नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर व्यवस्था से असंतुष्ट बहुत से लोगों को शासन व प्रशासन को ज्ञापन देते हुए, आंदोलन की धमकी देते हुए या आंदोलन करते हुए अवश्य ही देखा होगा। आपने ये बात भी नोट की होगी कि सभी आंदोलन अक्सर किसी न किसी मांग के लिए ही होते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि आंदोलन द्वारा रखी जाने वाली प्रत्येक मांग की पूर्ति किसी न किसी कानून या नीति के निर्माण या उसमें बदलाव या उसकी समाप्ति पर निर्भर करती है। कोई सी भी मांग हो, कोई सा भी आंदोलन हो, लेकिन अगर उसका कोई रिजल्ट निकालना है, उसके जो मांग की पूर्ति करनी है, वो किसी न किसी कानून पर या उसकी नीति के निर्माण पर या उसके बदलाव पर या उसकी समाप्ति पर निर्भर करती है। आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी कानून या नीति के निर्माण या उसमें बदलाव या उसकी समाप्ति में हमारे ही द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका होती है। आप ये भी जानते होंगे कि आपके क्षेत्र से आपके ही वोटों से निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी भूमिका क्षेत्र के मतदाताओं की इच्छा या उनके हित के अनुसार नहीं निभाते हैं, बल्कि अपने एवं अपनी पार्टी की इच्छा एवं हित के अनुसार निभाते हैं। उनके लिए अपनी पार्टी के प्रमुख, यानी जिसको हम आला कमान कहते हैं, उसका निर्देश ही सर्वोपरि होता है। जन इच्छा व जनहित जाए भाड़ में। आप ये भी जानते होंगे कि आपके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को नियंत्रित करने वाली राजनीतिक पार्टी का जो प्रमुख होता है, जो आला कमान होता है, उसकी इच्छा भी पूंजीपतियों द्वारा उस आला कमान के निजी और उस आला कमान की जो पार्टी है उसके फंड में दिए गए चंदे पर निर्भर करता है, न कि जनहित पर या जन इच्छा पर। सवाल यह है कि जब आप और हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पूंजीपति राजनीतिक पार्टी के प्रमुखों की इच्छा को अपनी पूंजी के द्वारा नियंत्रित करता है तथा राजनीतिक पार्टी का जो प्रमुख है वो आपके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की इच्छा को पार्टी संविधान, पार्टी अनुशासन एवं पार्टी के टिकट के नाम पर नियंत्रित करता है। जब आप और हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने ही वोट द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि पर चुनाव परिणाम के बाद हमारा कोई भी अधिकार या नियंत्रण नहीं बचता है, क्योंकि निर्वाचित होने से पूर्व ही उसने, वो जो उम्मीदवार था, उसने टिकट के लालच में किसी खास पार्टी द्वारा तैयार गुलामी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके स्वेच्छा से ही उस पार्टी की दास्ता स्वीकार कर ली थी। फिर भी हम अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पार्टियों के गुलाम हो चुके ऐसे व्यक्तियों पर आखिर क्यों तो निर्भर रहते हैं और क्यों उन पर निर्भर रहना चाहते हैं। आखिर क्यों हम ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन आदि करने में अपनी ऊर्जा यानी समय, श्रम व धन व्यर्थ करते हैं और दशकों से करते आ रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करते रहने का विचार रखते हैं। यदि हम अपनी शक्ति भूलकर याचक बन चुकी जनता द्वारा दिए जाने वाले ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, अनशन एवं किए जाने वाले आंदोलन की प्रकृति पर गौर करें तो हमें मालूम चलेगा कि लगभग 99% ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन केवल और केवल शासन या प्रशासन द्वारा मूर्खतावश या धूर्ततावश की गई अथवा नहीं की गई किसी ना किसी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में संपन्न होते हैं।
यानी या तो शासन या प्रशासन जानबूझ करके कोई गलत नियम कानून बना देता है, या वो मूर्खतापूर्ण तरीके से ऐसा कानून बना देता है, और या फिर वो कोई कानून बनाता ही नहीं है, किसी कानून की डिमांड के रूप में धरना प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए कि हमारे ही द्वारा सत्तासीन किए गए सत्ताधीशों द्वारा रोज किसी ना किसी मुद्दे पर कोई ना कोई अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण एवं धूर्ततापूर्ण क्रिया की जाती है। क्रिया यानी कार्य किया जाता है, और उसी क्रिया से प्रभावित होने वाले लोग अपनी प्रतिक्रिया में ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन जैसी गतिविधियों में उलझ करके अपनी ऊर्जा खपाते रहते हैं। भारी मात्रा में समय, श्रम व धन व्यर्थ करने के बाद जब 100 में से 2 बार भी हमारे ही सेवादार यदि हमारी बात मान लेते हैं, तो हम इसे ही अपनी सफलता मानकर और अपनी ताकत की खुशफहमी पाल लेते हैं और फिर से अपने घरों में जाकर के दुबक जाते हैं। दशकों से हम यही करते आ रहे हैं। ये बात समझ से बाहर है कि आखिर हम मुद्दों के भटकाव में बार बार क्यों तो भटक जाते हैं, और क्यों सड़कों पर उतरने की मूर्खतापूर्ण धमकी या बेवकूफी भरा कृत्य करना चाहते हैं, वो भी धरातल पर बिना संगठित हुए। क्या ये सब हमारी ऊर्जा का यानी हमारे समय, श्रम और धन की बर्बादी नहीं है? जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमें किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट उपलब्ध नहीं था, उस दौर में तो ये जो बातें जस्ती थी, ये बातें वाजिब थी, क्योंकि उस समय हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। परंतु आजादी के बाद आज भी यदि हम ये सब कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारी लोकतांत्रिक समझ के दिवालियेपन की निशानी मात्र है, क्योंकि आज हमारे पास वोटिंग राइट भी है और संगठित होने का संवैधानिक अधिकार भी है, और संविधान के माध्यम से देश के संवैधानिक मालिक होने की स्पष्ट व लिखित घोषणा भी हमारे पास है। इसके बावजूद भी यदि हम अपने वोटिंग राइट का, अपने मतदान के मताधिकार का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो दोष किसका है? यदि संगठित होने की आजादी के बावजूद भी हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में पोलिंग बूथ वाइज संगठित होकर के मतदाता सभाओं का गठन नहीं कर पाए हैं, तो इसमें दोष किसका है? यदि हम निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियंत्रित व मार्गदर्शित करने के लिए विषयवार जागरूक नागरिकों की मतदाता समितियों का निर्माण नहीं कर पाए हैं, तो दोष किसका है? यदि हम स्वयं देश के संवैधानिक मालिक होने के बावजूद सड़कों पर भिखारियों की तरह अपने ही द्वारा निर्वाचित वैतनिक सेवादारों के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, गुहार लगाते रहते हैं, तो दोष किसका है? यदि हम अपने ही टैक्स से वेतन पाने वाले पुलिस प्रशासन के हाथों सड़कों पर बेइज्जत होते रहते हैं और उनके हाथों पिटते रहने की मुक्ता को ही अपनी शान व संघर्ष मान बैठे हैं, तो दोष किसका है? यदि संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन में स्पष्ट रूप से लिखने के बावजूद भी हम खुद को देश का संवैधानिक मालिक नहीं मान पा रहे हैं, तो दोष किसका है? यदि हम वोट देने से पहले अपने उम्मीदवारों को किसी शर्त या लिखित एग्रीमेंट से नहीं बांधना चाहते हैं, तो दोष किसका है? जवाब स्पष्ट है, ये सारे के सारे दोष हमारे ही हैं, और इन दोषों के निवारण के बिना हमारे जीवन की समस्याओं का अंत होना संभव नहीं।
और इन दोषों में भी चार जो दोष हैं वो सबसे बड़े हैं। पहला दोष तो यह है कि बिना शर्त या एग्रीमेंट से बांधे ही हम उम्मीदवार को वोट दे देते हैं। दूसरी हमारी गलती यह है कि पोलिंग बूथ लेवल पर हमने मतदाता सभा के रूप में हम लोग आज तक संगठित नहीं हो पाए हैं। होना क्या चाहिए, पोलिंग बूथ लेवल पर हमें मतदाता सभाओं के रूप में संगठित हो जाना चाहिए। तीसरी हमारी गलती यह है कि निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, विधायक या सांसद जो हैं, उन पर निगरानी के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सब्जेक्ट वाइज, विषयवार जागरूक नागरिकों की, जागरूक मतदाताओं की जो मतदाता समितियों का निर्माण जो है वो नहीं कर पाना भी हमारी गलती है। क्योंकि अगर ऐसी मतदाता समितियां हम बना सकें तो जो हमारा सांसद या विधायक है, जो हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है, उसको हम नियंत्रित भी कर सकेंगे, उस पर निगरानी भी कर सकेंगे और उसका मार्गदर्शन भी कर सकेंगे। चौथी हमारी गलती यह है कि प्रतिनिधि को निर्वाचित करने के बाद हम उसे पूंजीपतियों और राजनीतिक दलों के आकाओं के भरोसे बिना किसी निगरानी के बेलगाम छोड़ करके राजनीतिक मुद्दों व अपने प्रतिनिधि की गतिविधियों से अगले चुनाव तक के लिए संन्यास ले लेते हैं। ये हमारी चार महत्वपूर्ण गलतियां हैं। क्या हमें अपनी गलती व दोषों पर मंथन नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपनी गलती नहीं सुधारनी चाहिए? क्या हमें अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक पार्टियों की गुलामी से आजाद नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने प्रतिनिधियों पर जन नियंत्रण और जन मार्गदर्शन की लगाम नहीं लगानी चाहिए? संविधान द्वारा लिखित रूप में संवैधानिक मालिक घोषित किए जाने के बावजूद भी हम स्वयं को इस देश का संवैधानिक मालिक मानने के लिए आखिर तैयार नहीं है, तो आखिर वो क्या वजह है? संविधान में लिख दिया कि इस देश के संवैधानिक मालिक हम हैं, तो आखिर वो क्या वजह है कि हम स्वयं को इस देश का संवैधानिक मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है? कौन सी मानसिक कमजोरी है? आखिर हमें ऐसी कौन सी मानसिक बीमारी है जो हम नेताओं के पैरों में गिरने को तो तैयार हैं, लेकिन आत्मसम्मान से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है? क्या देश में ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि देश के किसी भी व्यक्ति या वर्ग को आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े? क्या जनता याचक की बजाय आदेश देने की स्थिति में नहीं आ सकती है? हमारा जवाब है, ये सब ना सिर्फ 100% संभव है, वरन ऐसा करने के लिए जरूरी सभी व्यवस्थाएं इस देश में पहले से ही मौजूद है। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि हम स्वयं ही स्वयं को इस देश का संवैधानिक मालिक मानने से इनकार कर रहे हैं। जैसे ही हमने स्वयं को इस देश का संवैधानिक मालिक मानना और संगठित होना आरंभ किया, देश में जन केंद्रित व्यवस्थाओं के निर्माण और पूंजीवादी व्यवस्थाओं के पतन का आगाज हो जाएगा। स्वयं को देश का संवैधानिक मालिक मानने के लिए हमें सरकार यानी गवर्नमेंट शब्द, जो सरकार और गवर्नमेंट शब्द है, इस शब्द के आजादी से पूर्व के और आजादी के बाद के अर्थ को अपने जेहन में आत्मसात करना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट या सरकार का मतलब होता है मालिक की हैसियत से गवर्न करना, यानी नियंत्रण करने वाली शक्ति। ठीक है, यानी मालिक की हैसियत से नियंत्रण करने वाली शक्ति को हम गवर्नमेंट कहते हैं या सरकार कहते हैं। आजादी से पूर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब था मालिक की हैसियत से
भारत को नियंत्रित करने वाली ब्रिटिश सत्ता, अंग्रेजों की सत्ता। लेकिन आजादी के बाद भारत को नियंत्रित करने की सत्ता अंग्रेजों के हाथों से निकल करके आम भारतीय नागरिक के हाथ में आ गई है। इसलिए आजादी के बाद देश के सुचारू एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक विचार मंथन के बाद कुछ सिद्धांतों व नियमों को सर्वसम्मति से तय किया गया और इन सिद्धांतों व नियमों की जो किताब है उसको नाम दिया गया भारत का संविधान। देश कैसे चलेगा, किन नियम और सिद्धांतों पे चलेगा, इन सब का वर्णन कहां उस किताब में लिखा है? भारत के संविधान। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली ही लाइन में संविधान की शक्ति का मूल स्रोत हम भारत के लोगों को यानी देश की जनता को स्वीकार किया गया है। जब संविधान की शक्ति का स्रोत देश की जनता है यानी संविधान जनशक्ति के अधीन है और देश की सभी व्यवस्थाएं यानी देश का पूरा सिस्टम संविधान के अधीन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस देश की सरकार यानी इस देश को नियंत्रित करने की अंतिम सत्ता हमारे पास है। अर्थात इस देश का संवैधानिक मालिक यदि कोई है तो वो है हम यानी हम भारत के लोग। देश की सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की अंतिम शक्ति वास्तव में हमारे पास ही है। यानी सरकार का मतलब हुआ हम भारत के लोग। अगर हम फिल्मी अंदाज में बोलें तो अपन ही सरकार हैं। आज तक जिसे हम सरकार सरकार बोल करके अपने सिर पर बैठा करके घूम रहे हैं, वास्तव में वो तो सरकार है ही नहीं, वो तो केवल हमारे द्वारा निर्वाचित वैतनिक सेवादार मात्र हैं। सेवा के लिए रखे गए हैं, वेतन लेते हैं और उनको हमने सरकार सरकार बोल के अपने सर पे बैठा रखा है। वो सरकार नहीं है, सरकार तो हम हैं। वो केवल हमारे द्वारा निर्वाचित वैतनिक सेवादार मात्र है। आजाद भारत की असली सरकार यानी देश के संवैधानिक मालिक कौन है? हम हैं। हम यानी हम भारत के लोग। असल में हम भारत के लोगों यानी हम मालिकों को अपने द्वारा निर्वाचित सेवादारों को अपने नियंत्रण व मार्गदर्शन में रखना चाहिए था, परंतु लोकतंत्र और संविधान की कच्ची समझ होने के कारण, राजनीति के प्रति घृणा की हद तक अरुचि होने के कारण, हमारे में जो आलस्य की प्रवृत्ति है वो होने के कारण, अपनी ही दुनिया में मस्त रहने की आदत के कारण, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने की आदत के कारण, जीवन की आपाधापी के कारण और अति व्यस्तता का जो भ्रम है या ढोंग हम लोग करते हैं। अति व्यस्त कोई नहीं होता, समय सबके पास होता है। तो अति व्यस्तता का जो हम ढोंग करते हैं, जो भ्रम हमारे पास में है, और साथ ही साथ आपसी गुटबाजी के कारण तरह तरह के गुट बने हुए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। तो आपसी गुटबाजी के कारण आजादी के बाद से आज तक हम मालिकों के द्वारा देश में जनशक्ति सृजित करने का कोई भी सुनियोजित, सुसंगठित और स्थायी मॉडल तैयार ही नहीं किया जा सका है। आज तक जो भी प्रयास हुए हैं वे सभी राजनीतिक दलों या राजनीतिक दलों के समर्थकों अथवा जनता का शोषण की इच्छा रखने वाली पूंजीवादी ताकतों द्वारा
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित हुए। इन प्रयासों में नागरिकों की हैसियत वोटर, सपोर्टर, प्रमोटर या फिर सिर्फ तमाशबीन से ज्यादा कुछ नहीं रही है। यही कारण है कि हम मालिकों के द्वारा निर्वाचित वैतनिक सेवादार आज हमारे ही मालिक बन बैठे हैं। वो खुद को ही सरकार यानी नियंत्रण करने वाली सत्ता बता रहे हैं और रोज हमें सता रहे हैं। अपनी अज्ञानता व मूर्खता के कारण हम जो स्वयं ही सरकार हैं, अपने ही सेवादारों को सरकार सरकार कहते नहीं थकते। हम ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। सच तो यह है कि हम वास्तव में ऐसा मानने भी लग गए हैं। जब तक हम अपनी इस गलती को नहीं सुधारेंगे, तब तक हमारे देश की व्यवस्था एवं आम आदमी की दशा में सुधार की कोई संभावना नहीं। हमें इस बात को समझना होगा, देश की वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में देश के शासक हम हैं। हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि केवल हमारे वैतनिक व्यवस्थापक हैं या वैतनिक सेवादार हैं। उनका काम है जनहित और जन इच्छा और जनादेश के अनुसार यानी हमारी आज्ञा के अनुसार जनता के लिए जरूरी सभी व्यवस्थाओं का पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ में संचालन करना, ये उनका काम। जरा सोचिए, हम शासक हैं, संवैधानिक रूप से हम शासक हैं। हम शासक से याचक की भूमिका में और लोक से प्रजा की हैसियत में कैसे आ गए? हमारे द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापक या सेवादार शासक या सरकार की भूमिका में आखिर कैसे पहुंच गए? मतलब उल्टा हो गया ना। हम जो शासक थे वो तो याचक बन गए, हम जो पावरफुल लोग थे, जनता थे, वो तो प्रजा बन गए। हम प्रजा नहीं है। प्रजा का मतलब तो ये हो गया कि कोई राजा है, राजा तो हम है, सरकार तो हम है। तो हमने क्या गलती हो गई? शासक से हम तो याचक की भूमिका में आ गए और लोग से हमने अपने आप को प्रजा मानना शुरू कर दिया। और हमारे ही द्वारा निर्वाचित जो व्यवस्थापक थे, जो हमारे सेवादार थे, वो शासक और सरकार की भूमिका में पहुंच गए। तो आखिर ये कैसे हुआ? आखिर वो कौन से कारण हैं कि जिन्हें हमसे डरना चाहिए था, जिन्हें हमारे नियंत्रण में रहना चाहिए था, वो ही हमें डरा रहे हैं, वो ही हमें नियंत्रित कर रहे हैं। जिन्हें हमसे पूछ पूछ करके काम करना चाहिए था, वो हमसे बिना पूछे ही हम पर मनमाने ढंग से नए नए नियम व कानून थोपे जा रहे हैं। जो हमारे नियंत्रण में रहने चाहिए थे, वो हम पर ही नियंत्रण स्थापित किए जा रहे हैं। और हम ना तो कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम करें तो क्या करें। हमारी राय में जनता की बेकदरी का सबसे बड़ा कारण है लोकतंत्र में जनता की गेस्ट अपीयरेंस वाली भूमिका। दरअसल जनता ने स्वयं को केवल प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया तक सीमित कर लिया है। वो वोट डालती है और भूल जाती है। उसका काम है, उसने अपने आप को केवल और केवल अपना जो विधायक या सांसद चुनने की जो प्रक्रिया है उस तक अपने को सीमित कर लिया है, और वो भी बिना किसी शर्त के अपने अमूल्य मत को दान करके। मत कोई दान करने की चीज थोड़ी ना है। मताधिकार तो सबसे अमूल्य चीज है और इस मताधिकार का विवेकपूर्ण ढंग से हमें प्रयोग करना चाहिए। तो हमने क्या गलती की है कि हमने स्वयं को लोकतंत्र में एक गेस्ट अपीयरेंस वाला रोल ले लिया है। वोटिंग वाले दिन हम जाते हैं, वोट डाल करके घर आ जाते हैं।
ठीक है। और वोट जब हम डालते हैं वो भी बिना शर्त डालते हैं, दान के रूप में डालते हैं, तो फिर कैसे होगा, परिणाम तो गलत ही आने वाला है ना। खैर, जो हुआ सो हुआ। संत कबीर के शब्दों में अगर हम कहें तो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया उसे होने को भूल जाओ, उससे सबक सीखो और आगे का भविष्य बनाने का प्रयास करो। हमें अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपने और अपने देश के भविष्य को नए सिरे से संवारने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माण के इस अभूतपूर्व प्रयास में जुटा है जन संप्रभुता संघ। जन संप्रभुता संघ जागरूक नागरिकों का एक ऐसा संगठन है जो चाहता है कि निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर एक स्थायी मतदाता सभा का गठन किया जाए, जिसमें उस बूथ के सभी मतदाताओं को सदस्यता व विचार विमर्श का समान अवसर दिया जाए तथा क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए इन मतदाता सभाओं द्वारा बहुमत से पारित निर्णयों को बाध्यकारी रूप से मानने की व्यवस्था को लागू किया जाए। जन संप्रभुता संघ चाहता है कि देश के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सभाओं के अलावा विषयवार सब्जेक्ट वाइज मतदाता समितियों का भी गठन किया जाए, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक पोलिंग बूथ से विषय से संबंधित विशेषज्ञ एवं विषय में रुचि रखने वाले जागरूक मतदाताओं को सदस्यता व विचार विमर्श का अवसर उपलब्ध कराया जाए। विषयवार गठित इन मतदाता समितियों का काम होगा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि को विभिन्न विषयों पर जनता की ओर से सटीक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विवेकपूर्ण ढंग से निगरानी एवं नियंत्रण बनाए रखना। जन संप्रभुता संघ चाहता है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को राजनीतिक पार्टियों की गुलामी से आजाद कराया जाए और आजाद कराने के बाद में निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जन नियंत्रण एवं जन मार्गदर्शन की स्थायी और मजबूत लगाम लगाई जाए। जन संप्रभुता संघ का मानना है कि इसके लिए निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को यह अटल संकल्प लेना होगा कि वो विधानसभा या लोकसभा चुनावों के दौरान ऐसे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे जिसने वोटिंग से पहले जनता द्वारा घोषित अंतिम तारीख तक जनता के द्वारा एक खास फॉर्मेट में तैयार किए गए लिखित सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हों या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया हो। जन संप्रभुता संघ चाहता है कि जनता द्वारा राजनीति में अपनी रुचि व समझ को बढ़ाया जाए और अपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचन के बाद किसी भी सूरत में पूंजीपतियों एवं राजनीतिक दलों के आकाओं के भरोसे बेलगाम नहीं छोड़ा जाए तथा उन पर निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा गठित मतदाता सभाओं एवं मतदाता समितियों के माध्यम से स्थायी एवं विवेकपूर्ण निगरानी व नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित करके जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति सीधे तौर पर जिम्मेदार बनाया जाए। यदि देश की जनता जन संप्रभुता संघ द्वारा अपेक्षित इन चारों बिंदुओं पर एक राय होकर अमल करे तो यकीन मानिए भारत में एक ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था सृजित हो सकती है जिसमें देश के किसी भी नागरिक या वर्ग को किसी भी परिस्थिति में ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, अनशन एवं आंदोलन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सब की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी।
और देश और देशवासी देशी व विदेशी पूंजीवादी ताकतों के शोषण के दुष्चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। ध्यान रहे, देशी और विदेशी जो पूंजीवादी ताकतें हैं, इनका सबसे बड़ा हथियार जो है, ये राजनीतिक दलों के द्वारा जो संगठित गैंग है, इनको जो फाइनेंस करके, ये सबसे बड़ा हथियार इनके राजनीतिक दल ही है। और हमें अब ये बात समझ जानी चाहिए कि अगर हमें इस पूंजीवाद की शोषण के दुष्चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होना है, तो हमें अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक दलों के गुलामी से आजाद कराना पड़ेगा। और यदि हम अब भी नहीं जागे, यदि हम समस्याओं के अंत के इस मूल मंत्र को समझे बिना आने वाले समय में भी मुद्दों के भटकाव में भटकते रहे और अपनी अमूल्य ऊर्जा को, यानी समय, श्रम व धन को ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, अनशन एवं आंदोलन जैसे अल्पकालिक उपायों में व्यर्थ करते रहे, यदि हमने वोटर, सपोर्टर और प्रमोटर के रूप में राजनीतिक दलों की गुलामी या उनका अंध समर्थन बंद नहीं किया, यदि आज तक की तरह भविष्य में भी हम अपने ही जीवन से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर मौन, निष्क्रिय व तमाशबीन बने रहे, तो यकीन मानो भारत व भारतवासियों का भविष्य ना सिर्फ अंधकार में है, वरन हम और हमारे देश की आजादी, यानी हमारी संप्रभुता, उसका अंत निकट है। अपनी व अपने देश की संप्रभुता यानी आजादी को अगर हमें बचाना है, तो हमें दलीय गुलामी को भुलाना होगा। अपने मन में देश के संवैधानिक मालिक होने का भाव जगाना होगा और संगठित होकर सरकार के रूप में अपने द्वारा निर्वाचित वैतनिक सेवादारों या वैतनिक व्यवस्थापकों को, सांसद और विधायकों को जनता के आदेशों के अधीन लाना होगा। ध्यान रहे, भारत की संप्रभुता आज की तारीख में एक गंभीर संकट में है। अमेरिका की इजाजत के बिना रूस व ईरान से पेट्रोल डीजल तक न खरीद पाना, किसान हितों के विरुद्ध अमेरिका से व्यापार समझौता करना, अंबानी, अडानी जैसे पूंजीपतियों का मुखौटा लगाकर विदेशी पूंजीपतियों द्वारा देश के संसाधनों की अंधाधुंध लूट एवं बिल गेट्स जैसे वैश्विक पूंजीपति के इशारे पर देश में सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट आरंभ हो जाना कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें हमें समय रहते समझना होगा। ध्यान रहे, डीप स्टेट यानी पर्दे के पीछे छिपी हुई कुछ खास वैश्विक ताकतें भारत सहित विश्व के दर्जनों विकासशील देशों को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर चुकी हैं। फुल प्रूफ प्लान उनका तैयार है और इस प्लान में उनका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि हमारी गुलामी के ताबूक में अंतिम कील साबित होगा। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से गुलामी कैसे आएगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी क्या है, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है और जरा भी समझा है, यदि आप अपने व अपने देश की आजादी व सम्मान को बचाना चाहते हैं, तो हमें
सबसे पहले संगठित होकर अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को राजनीतिक दलों की गुलामी से आजाद करके निर्वाचन क्षेत्र की जनता के नियंत्रण व मार्गदर्शन के अधीन लाना होगा। यदि आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया जनसंप्रभुता संघ से जुड़ें, और यदि आप जनसंप्रभुता संघ से सक्रिय रूप से जुड़ना नहीं चाहते हैं तब भी संकल्प योद्धा के रूप में अपने मन में एक अटल संकल्प अवश्य धारण कर लें कि हमें ऐसे किसी भी उम्मीदवार को अपना अमूल्य वोट नहीं देना है जिसने जनता के साथ